आज हम बात करने वाले हैं समोत्पत्ति वक्र पर। आइसोक्वाड समोत्पत्ति या समोत्पाद वक्र। समोत्पाद सम उत्पादन। समोत्पत्ति वक्र की परिभाषा वक्र का समीकरण, वक्र समोत्पत्ति वक्र की आकृति और विशेषताएं, इन 4-5 बिंदुओं को हम टच करेंगे आज। तो सबसे पहले यदि समोत्पाद वक्र का अर्थ समझें या उसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक समोत्पत्ति वक्र श्रम तथा पूंजी के उन विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन का स्तर समान होता है। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि समोत्पादन वक्र श्रम तथा पूंजी के उन संयोगों को दर्शाता है जिन पर उद्यमी को समान उत्पादन प्राप्त होता है या जिन पर उद्यमी के उत्पादन का स्तर समान होता है, समान रहता है। इस तरह से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। समोत्पाद वक्र होता कैसा है? देखिए, ये एक डायग्राम हमने लिया है जिसमें x अक्ष पर श्रम और y अक्ष पर पूंजी को दर्शाया गया है। श्रम और पूंजी के भिन्न भिन्न संयोगों को मिला देने से जो आकृति बनती है, इस आकृति को हम समोत्पाद वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने 2 समोत्पाद वक्र IS1 और IS2 लिया है। समोत्पाद वक्र को जो मैंने दर्शाया IS1, तो यहाँ मैंने इक्वल टू 100 लिखा है। क्या है ये? उत्पादन का स्तर है, उत्पादन की मात्रा है 200 सेकंड में। जब हमने उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्रों का अध्ययन किया था तो वहाँ तो इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा था। उसका कारण ये था क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, तो ऐसे में उसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। लेकिन उत्पादन एक भौतिक मात्रा है, उत्पादन की मात्रा फिजिकल क्वांटिटी होती है ये, तो इसका माप है जो फिजिकल होता है। इसलिए उत्पादन का स्तर, जैसे ये 100 क्विंटल है या 100 टन है, जो भी आप कहना चाहें, उस तरह से आप इसको प्रत्यक्ष माप किया जाता है उत्पादन का। तो ये मनोवैज्ञानिक थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इसको दर्शाया गया है। अब 2 बिंदु देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी। ये पहले समोत्पाद वक्र पर IS1 पर 2 बिंदु हमने लिए। बिंदु ए से बी की ओर जब हम जाते हैं तो क्या बदलाव आ रहा है? पूंजी में परिवर्तन डेल्टा के हैं और श्रम में परिवर्तन डेल्टा एल। क्या परिवर्तन हो रहा है कि श्रम तो बढ़ रहा है, श्रम की मात्रा बढ़ रही है और पूंजी की मात्रा घट रही है। यही है ना? तो इस तरह का समोत्पाद वक्र होता है। अभी और हम देखते हैं, फिर आपके ये डेल के और डेल एल क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करें समोत्पाद वक्र के समीकरण की, तो इसका समीकरण इस तरह से होता है कि Q0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ Q0 लिखा है। Q0 का मतलब है कांस्टेंट आउटपुट, स्थिर उत्पादन। लेबर और कैपिटल तो सेम है। अब देखिए, ये जो फलन है या ये जो इक्वेशन है, इसका कुलावकलन कर दीजिए। जब कुलावकलन करेंगे तो DQ0 इक्वल टू, अब इसका कीजिए लेफ्ट राइट हैंड साइड का, तो सबसे पहले डेल Q बाई डेल एल इंटू DL प्लस डेल Q बाई डेल के इंटू DK। कैसे भी करो आप, जो भी आपको ठीक समझ में आ रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको सीधा भी कर सकते हो, FL इंटू DL प्लस FK इंटू DK। लेकिन क्योंकि आपके समझ रहे बात, भाई कर क्या रहे हैं हम, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। डेल Q बाई डेल एल इंटू DL प्लस डेल Q बाई डेल के इंटू DK, ये हुआ इसका पूरे का जो समीकरण का कुल अवकलन ये हुआ। लेकिन मैंने बराबर 0 क्यों लिखा है? क्योंकि भाई Q0 कांस्टेंट है,
Q0 स्थिर उत्पादन को दर्शा रहा है। जब उत्पादन स्थिर है तो उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, परिवर्तन शून्य होगा, इसलिए ये 0 के बराबर होगा, इसलिए 0 रख दिया। ठीक है। अब देखिए डेल क्यू बाई डेल एल, अभी हम उत्पादन फलन पढ़ते आ रहे हैं, ये है क्या? ये वास्तव में श्रम की सीमांत उत्पादकता है FL, और डेल क्यू बाई डेल के ये एफ के है। तो इस फलन को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि FL इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के इक्वल टू 0, डी क्यू 0 की जगह 0, या एफ के इंटू डी के, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, FL को माइनस FL DL, या फिर आप DK बाई DL इक्वल टू माइनस FL बाई FK, ये निकल के आया। ये क्या है DK बाई DL? ये वास्तव में समोत्पाद वक्र का ढाल है, समोत्पादन वक्र या समोत्पत्ति वक्र का ढाल है। ये वाला जो है ना, ये स्लोप, ये इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये तो बड़ा चाप है, बहुत कम परिवर्तन हो तो उस स्थिति में जो है इंस्टेंट जो चेंज हम जब जानते हैं, आपने अवकलन जब पढ़ा है शुरू में, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि परिवर्तन की दर दो तरह की होती है, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो बहुत कम परिवर्तन जब होगा तो उस स्थिति में DK बाई DL होगा। ठीक है। और ये समोत्पाद वक्र की ढाल है। भाई ढाल होता है लंब बटा आधार। ये त्रिभुज जो है बना है हमारा, इसका लंब ये डेल के और आधार डेल एल, तो डेल के बाई डेल एल, और अब जब इसमें बहुत कम परिवर्तन हो तो ये DK बाई DL बन जाएगा। ठीक है। तो DK बाई DL इक्वल टू माइनस FL बाई FK, ये सीमांत उत्पादकता है साधनों की। तो इसको हम समोत्पाद वक्र के ढाल को पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L फॉर कैपिटल या लेबर फॉर कैपिटल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह साधन श्रम की एक अतिरिक्त इकाई काम में लेने के लिए पूंजी की त्याग की जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है, जिससे कि कुल उत्पादन स्थिर रहे या कुल उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे। यही चीज़ है, ये तो बड़ा बदलाव है। एक अतिरिक्त श्रम को काम में लेने के लिए पूंजी की मात्रा को छोड़ना पड़ेगा। कितना छोड़ना पड़ेगा? जो भी आएगा, ये तो अपन बीजगणित वो ले रहे हैं, ज्योमेट्री ले रहे हैं। बाकी बीजगणितीय रूप में बात करें या अंगणितीय रूप में बात कर, डेल एल तो एक होगा और डेल के मुझे पता नहीं और आपको भी पता नहीं। जो भी बदलाव आएगा इस परिवर्तन का अनुपात है बेसिकली। तो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के लिए पूंजी को जो त्याग किया जाता है जिससे कि उत्पादन का स्तर समान रहे, उसे हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल साधन प्रतिस्थापन की वह दर है जिस पर उद्यमी पूंजी के स्थान पर श्रम को प्रतिस्थापित करने को तत्पर रहता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अपन। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वहाँ तो सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर थी जब आपने उपभोक्ता का अध्ययन किया। यहाँ उत्पादक का जब अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। वहाँ वस्तुएं थी, यहाँ साधन है, एक साधन के स्थान पर दूसरा। जबकि उपभोक्ता विश्लेषण का अध्ययन में हमने एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया था। यहाँ साधनों का प्रतिस्थापन होता है। तो एक उपभोक्ता के अध्ययन में वस्तु प्रतिस्थापन और उत्पादक के अध्ययन में साधन प्रतिस्थापन। वहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन नहीं था, वहाँ सीमा प्रतिस्थापन सीमांत दर थी। यहाँ उत्पादक का जब अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर के आती है। ठीक है, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर उद्यमी पूंजी के स्थान पर श्रम को प्रतिस्थापित करने को तत्पर रहता है।
जिससे कि उत्पादन का स्तर समान बना रहे। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल का मान श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात के बराबर होता है। श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात के बराबर होता है। जब एक समोत्पाद वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करें तो उसका ढाल क्या होगा? उसका ढाल तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L फॉर K, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू DK बाई DL, जो कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट है। ये बराबर होता है माइनस FL बाई FK। FL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता, और FK मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो DK बाई DL वास्तव में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। ठीक है ना। यदि समोत्पाद वक्र पर बाएं से दाएं जब हम विचरण करते हैं तो ये माइनस होगी चिन्ह, और यदि दाएं से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो बदल जाएगा सारा कुछ। तो उस स्थिति में ये लेबर फॉर कैपिटल नहीं रहेगी, कैपिटल फॉर लेबर हो जाएगी। तब फिर ये DK बाई DL की जगह DL बाई DK हो जाएगा, और उसी स्थिति में ये होगा माइनस FK बाई FL। ऐसा यहाँ बात कर रहे हैं हम। देखिए, अक्सर हम एक पक्ष को जान लेते हैं, दूसरा रह जाता है हमसे। जब हमने उपभोक्ता का अध्ययन किया था और उदासीनता वक्रों में शायद इस बात को गहराई से नहीं देखा था। हम बात करें कि जब हम इस समोत्पाद वक्र पर बाएं से दाएं, लेफ़्ट टू राइट जब चल रहे हैं, तब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी L फॉर K, लेबर फॉर कैपिटल, और इसका मान होगा माइनस FL बाई FK। माइनस इसलिए कि इसमें वृद्धि और इसमें कमी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा बदल रहे हैं, और ये बराबर होता है माइनस FL बाई FK, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात के। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इधर से राइट हैंड साइड से और ऊपर की ओर चलें, तो उसी स्थिति में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब आप ज्ञात करेंगे तो ये लेबर फॉर कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए श्रम की, कैपिटल फॉर लेबर हो जाएगी, और फिर तो ये फिर बदल जाएगा। अब ये DL बाई DK हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात मैं कह रहा हूँ यहाँ। देखिए, इस बात की यहाँ पे मैंने आपको इसका उल्लेख किया था। अब बात आती है, ये तो समोत्पाद वक्र के बारे में हमने सामान्य बातचीत की है कि भाई समोत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है, समोत्पाद वक्र का समीकरण क्या है, और समोत्पाद वक्र का ढाल या जो कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, वो क्या कितना होता है, कैसा होता है, ये हमने बात की थी। ऋणात्मक ढाल का होता है, अब ये आगे देखेंगे। अब हम बात करें समोत्पाद वक्रों की विशेषताओं की। अब आपके उपयोगिता विश्लेषण तो याद होना चाहिए और याद होगा। बस एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और उत्पादन एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक मात्रा है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समोत्पाद वक्रों की विशेषताएं, हम 3-4 विशेषताओं पे बात करेंगे। पहली, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है, या फिर ऐसे कर लो, पहले ये लिख लो, नंबर 1, समोत्पाद वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है, या बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल के होते हैं, लेफ़्ट टू राइट है। ऋणात्मक ढाल कि जब श्रम में वृद्धि करोगे तो पूंजी की मात्रा त्यागनी पड़ती है, श्रम और पूंजी में परिवर्तन है जो ऋणात्मक होता है, या तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऋणात्मक होती है। पहला तो ये है।
जो आपने उपयोगिता विश्लेषण में भी पढ़ा है। नेगेटिव स्लोप। दूसरा, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। वही विशेषताएं उदासीन समोत्पाद वक्र की हैं जो विशेषताएं उदासीनता वक्र की। फर्क बस मैं ये बता रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के है, वहाँ उपयोगिता को एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में लेकर और उदासीनता वक्रों की विशेषताएं बताई गई थी। उत्पादन एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, उत्पादन एक वास्तविकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो सारी विशेषताएं समोत्पाद वक्र की होंगी जो उदासीनता वक्र की थी। तो दूसरी, आप इस विशेषता को कह सकते हैं या पहली के वो, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब उन्नत उदर होने के लिए क्या कंडीशन है कॉन्वेक्स होने के लिए? कि सबसे पहले तो dk/dl यानी स्लोप ऑफ आइसोक्वांट शुड बी लेस देन 0, समोत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक हो, और इसका एक और बार अवकलन करेंगे जब हम, तो ये धनात्मक होगा, बीजगणितीय मान। यानी समोत्पाद वक्र के ढाल का निरपेक्ष मान तो घटता है, लेकिन इसका बीजगणितीय मान बढ़ता है। ठीक है। दूसरी, समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल के होते हैं, नेगेटिव स्लोप। अभी आपने देखा ही है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन dk/dl जो स्लोप है इसका आइसोक्वांट का, ये जो होता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो, ये ऋणात्मक होती है। तीसरा, ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन के स्तर को दर्शाता है। ये आपने अभी देखा है। देखिए, मैंने 2 समोत्पाद वक्र यहाँ दिए थे। अगर एक से ज़्यादा समोत्पाद वक्र हम काम में लें तो ये समोत्पाद मानचित्र बन जाएगा। IS1, IS2, IS3, IS4, जितना भी आप लेना चाहें, 3, 4। तो पहला जो समोत्पाद वक्र है उस पर उत्पादन का स्तर कम होगा दूसरे की बजाय, क्योंकि दूसरा ऊंचा होता है, तीसरा उससे और ऊंचा होता है। तो ये बात कही जा रही कि ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन का स्तर को दर्शाएगा। चौथा, 2 समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, काट नहीं सकते, क्योंकि अगर काटेंगे तो इस संगतता और सकर्मकता का जो नियम है उसकी अवहेलना हो जाएगी उसके जो, इसलिए, और स्वाभाविक है जब ऊंचा है कोई समोत्पाद वक्र और अगर एक दूसरे को काट दिया, अपने से नीचे वाले को काट दिया, तो उस जगह तो दोनों का जो उत्पादन का स्तर समान हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी नहीं हुई और सकारात्मकता का नियम की अवहेलना भी हो जाएगी। तो ये एक तरह से मोटे तौर पे हम बात करें तो जो विशेषताएं उदासीनता वक्र की थी या तटस्थ वक्र की जो विशेषताएं थी, वही विशेषताएं एक समोत्पाद वक्र की होती हैं। बस इतना अंतर है कि वहाँ उपयोगिता थी, यहाँ उत्पादन है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक थी और उत्पादन वास्तविकता है। बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।